तो जो एसी करंट होता है वो आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी होता है। ये साइन हम बस उन्हीं को एसी कहते हैं मेरे हिसाब से। स्क्वायर का कोई सवाल मेरे हिसाब से तो नहीं आता। 2013 में आया जरूर है, और उस बात को इग्नोर किया जाए। आप उन बातों को करने से कोई मतलब नहीं है जो जिनसे तुम्हारा डर और बढ़ेगा। गारंटी से बोलोगे तुम, नहीं आएगा ये, क्योंकि हमें नहीं आता तो नहीं आएगा पेपर, बात खत्म। और आएगा तो और मजे आ जाएंगे, क्योंकि हम बिना टाइम वेस्ट के जीरो लाएंगे, और दूसरे टाइम देने के बाद -1 लाए। जेई का यदि आपने स्कोर देखा है तो आपको पता है, मैथ्स में जब आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो 33% आए। फिजिक्स में जहां आपने अटेम्प्ट किया वहां 5% आए। मैथ्स में 0 अटेम्प्ट किया है, 33% आए। बड़ा क्लियर है। टाइम का खेल है, टाइम बचाना है, सिलेक्शन अच्छा करना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन की चॉइस अच्छी हो, और बिंदास रहें, डरने की जरूरत। भाई, ये जो एक ही है इसको हम ऐसे बताते हैं, और इस वैल्यू को पीक वैल्यू बोलते हैं, और इसको पीक टू पीक बोलते हैं। इरफान की पीक इधर मारी, इरफान की पीक इधर मारी, पीक टू पीक बोलते हैं। और आप जानते हैं इफेक्टिव वैल्यूज तो बस आरएमएस वैल्यूज होती हैं, उन्हें वर्चुअल वैल्यूज भी बोलते हैं। और आई इनटू होता है। भी किसी ने रिसेंटली गलती की थी तुम लोग में से किसी ने, तो मिसाल हाँ डिवाइड करना चाहिए, और कभी कभी गलती से मल्टीप्लाई करते थे। किसी ने तो गलती की थी इसी बात पे। भाई आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। कैलकुलेशंस में इसका उल्टा करेंगे, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। एवरेज वैल्यू निकालने को अच्छी कभी देखते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने को देखते हैं एरिया अपॉन बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू अपॉन बेस, हाइट बट ऐसे की एवरेज वैल्यू अपॉन 0 से डी/2 का हाफ साइकिल का एवरेज निकालना। तो आपके एरिया, एरिया था में आप एरिया अपॉन बेस से ये आ जाता, तो 0 आता है ड्यू टू सिमेट्री। हाफ साइकिल का एवरेज तो एक बार आ जाता है। और आरएमएस वैल्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आरएमएस, एक क्वेश्चन ये है कि आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, आई टू कॉस ओमेगा, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाली। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर टी हीट प्रोड्यूस को इक्वेट करना, ये जो आरएमएस के हिसाब से करें, और ये कभी आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो हीट प्रोड्यूस को इक्वेट कर देना, मजा आ जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट केस है ये। और इसको सॉल्व करते हैं जब साइन वेव के लिए, जब सॉल्व करते हैं, जब साइन वेव के लिए सॉल्व करते हैं तो है मतलब, अगर आप रेक्टिफाइड के लिए करते हैं और वो 2 IM/I की जगह हाफ, तो 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 1/√2 से डिवाइड करते हैं। और एसी में जितने भी वोल्टेज और करंट होते हैं वो हमेशा सारे के सारे आरएमएस वैल्यू। एसी वोल्टमीटर और एमीटर भी जो हमेशा पढ़ के बताते हैं वो आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं। अगर बोलता है हमने हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट है, कुछ नहीं बोला है तो आरएमएस। अगर बोलता बोलता है 220 वोल्ट आरएमएस है, नहीं बोलता है 220 वोल्ट पीक है, पीक बोल रहा है तो फिर पीक ही है। तो नॉर्मली इक्वेशन के अंदर देता है ना बाबा, पीक होता है। इक्वेशन के अंदर जो होता है वो पीक होता है, और अलग से बोलता है नहीं सर आने वाले 100 पीक, 100 वोल्ट पीक है, कुछ नहीं बोलता है तो 100 वोल्ट आरएमएस है। जो एसी एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं वो भी हीटिंग इफेक्ट और करंट पे बेस्ड होते हैं, इसलिए वो भी आरएमएस वैल्यू पढ़ के बताते हैं। अब असली मजेदार बातें शुरू होती हैं।
अप्लाई टू प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस में आप अगर इतना पहले वोल्टेज बना लेते तो करंट ही ऐसा जाएगा। अगर वोल्टेज जीरो लगाओगे तो करंट जीरो रहेगा। प्योर रेजिस्टेंस है, इसको एसी लगाया है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है, जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम पे तो करंट अपने मैक्सिमम पे, इसलिए इनमें फेज डिफरेंस जीरो रहता है। इसलिए अगर अप्लाई वोल्टेज की क्वेश्चन साइन और तो जाने वाले करंट की क्वेश्चन आई एम साइन ओमेगा टी ही होती है, इनमें फेज डिफरेंस जीरो डिग्री रहता है। प्योर इंडक्टर की बात करें तो करंट 90 से रहता है, आई पी सी आई ए, इंडक्टर में करंट पीछे और कैपेसिटर में करंट आगे। इंडक्टर में करंट पीछे और कैपेसिटर में करंट आगे। इंडक्टर में वोल्टेज के स्टार्ट होने के 90 डिग्री बाद करंट स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे मैं आई, अगर यहाँ पे मैं बी की इक्वेशन या साइन ओमेगा टी ले रहा हूँ इंडक्टर में, तो करंट की इक्वेशन होती है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। और जहाँ आई होता है वहीं फाई होता है, तो जो फाई इसका तो एल आई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। कहता है साहब इंडक्टर वाले सर्किट में फ्लक्स में और वोल्टेज में फेज डिफरेंस बता। तो फ्लक्स जब करंट जब जीरो होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगी ना, तो फाई और बी में वही फेज होगा जो आई और बी में होगा। अगर फाई से पूछ लिया तो सब हिल जाओगे। ये आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं, एनसीईआरटी के डायग्राम में ये बना हुआ है। अगर फाई और बी में ग्राफ फेज रिलेशन पूछ लिया तो बर्बाद हो जाओ। छोड़ने की हिम्मत होगी नहीं किसी की कि छोड़ दे, सब रिस्क लेंगे ही, और लेनी भी चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लो तो अच्छा है, फॉर्मूला लिखो, बिना फॉर्मूले के सवाल मत करो। फाई इज टू एल आई, तो फाई और आई तो हमेशा ऑलरेडी फेज में ही है, वेल। और प्योर एल में इस तरह करंट पीछे रहता है, और अगर कैपेसिटर हो तो करंट आगे रहता है। और सर्किट हो, एल सर्किट हो, एल या जो भी है, और तभी अब ये ऐसी है। तभी बोलता है ना इंडक्टिव इंडक्टिव कॉइल है, बोलता है कि इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो ये जो जो इंडक्टिव कॉइल होती है ना, वो कभी भी प्योर एल नहीं होती, वो एल आर ही होती है। अगर बोलता है इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो उसमें एल भी है आर भी है, और का आर 5 ओम है। परेशान मत हो जाना कि यार किसका आ गया, अलग से आर है क्या। भाई इंडक्टेंस बनाने के लिए तो तार से ही बनाओगे ना, और तार के अंदर तो कॉलिजन हो गई ना, तार के अंदर रेजिस्टेंस तो हो गई ना। प्योर एल तो तुम्हारे लिए बना पाना पॉसिबल भी नहीं, एल आर ही बनाओगे। तो क्या साहब यहाँ पे तो करंट तो सेम ही, दोनों में हम करंट तो यही बनाएंगे, एक आई है और एक आर है, ये भी आर है। रेजिस्टेंस में तो करंट वोल्टेज के फेज में चलता है, रेजिस्टेंस इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, अर्थात वोल्टेज आगे चलता है। ठीक है, हाँ, ये वोल्टेज आगे चलता है। और ये सर्किट का टोटल ही है, ये सर्किट का टोटल भी है, और इस सर्किट का टोटल आई एक के बीच तक फेज डिफरेंस करता है। अब करंट पीछे तो है पर पूरे 90 डिग्री से नहीं। अब फिर हमने तो सही आ जाएगा। एसी सर्किट में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, या V1 प्लस V2 कभी नहीं होता। एसी सर्किट में V1 प्लस V2 कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, मतलब कभी नहीं होता। एसी सर्किट में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनती है। सी आर को मैं आई आर लिखूंगा, वी एल को मैं आई लिख लूंगा, और डी को मैं तो एक point ये। और जो जेड का फॉर्मूला आता है वो आता है एक्सएल का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी के बाउंड्री से एक्सएल इस तरह से बढ़ता है। जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी है ना, जीरो फ्रीक्वेंसी, जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए ये जीरो है ना। और जहाँ पे जेड का सवाल है तो इस ट्रायंगल से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और आई आरएमएस अगर आपको कभी भी चाहिए तो वो भी आरएमएस बाय जेड होगा। तो आई मैक्स चाहिए तो कभी भी ई मैक्स बाय जेड होगा। और मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मैं किसी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये आपको पता है। मजा आने वाला है आपको, तो मैं क्यू फैक्टर पे आऊंगा ना। ये सारे सवाल तो लेते ही जाते हैं, ये कितना भी सिंपल सवाल हो, यदि एक वोल्टेज दे दे और दूसरा वोल्टेज दे दे और तीसरा मांगे तो ठीक है, वरना अधिकांश सवाल लेते ही जाते हैं। एसी में छोटे सवाल भी बहुत सारे बनते हैं, लेंदी सवाल आए एसी में तो मत करना गलती, एसी बहुत धोखा देगा, मरवाए। क्योंकि इसमें सवाल
मोस्ट, अगर आप लेंथी सवाल में इसमें घुस गए तो बर्बाद हो जाओगे, और एक दो सवालों में मोमेंटम बिगड़ गया तो संभाल पाना अपने आप को मुश्किल होता है। बच्चे हो ना, संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है यार। अच्छा, वो आरएमएस वैल्यू अपन एवरेज वैल्यू का एक और नाम होता है फॉर्म फैक्टर। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगर ये आरसी सर्किट है तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करता हूँ। सर्किट में मैं दिया हुआ है 12 वोल्ट से सीख के कि यार मैं इसमें एसी लगा रहा हूँ तो आई पी बाय जोन, और इसमें जो मैं डीसी लगा रहा हूँ, डीसी लगा रहा हूँ पी बाय आर। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जब मैं डीसी लगा रहा हूँ तो इसका करंट जाएगी। अगर इसमें एसी में भी करंट जा रहा है और डीसी में भी करंट जा रहा है तो ये एलआर सर्किट है, ये आरसी नहीं हो सकता। ये लाइन लिख दीजिए जरा। एसी आई इज टू वी बाय जेड एंड डीसी आई टू वी बाय आर एंड इट कैन नॉट बी आरसी सर्किट। क्योंकि डीसी में अगर करंट जा रहा है तो एलआर में ही जाएगा, कैपेसिटर तो बाद में ओपन ही हो जाता है। ये 12 वोल्ट में तो कई बार आया, नीट में नहीं आया अभी तक। इस सर्किट आपको बोलना पड़ेगा एलआर। एसी में भी करंट जा रहा है, डीसी में भी जा रहा है, ये कौन सा सर्किट है? ये एलआर सर्किट है, आरसी नहीं। यार एक्ससी की वैल्यू मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 1/ओमेगा c, है ना। और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एक्ससी का ग्राफ ऐसा रहता है। शुरू में कैपेसिटर बहुत हाई रहता है और बाद में कैपेसिटर जीरो हो जाता है। एनसीआर ने सीधे एनसीआर करके नहीं पढ़ाया है, वही आप पढ़ा सकते हैं सीधे अपना। और ये 2017 में इसका क्वेश्चन कब आया जिसमें डीसी दी, एक बार फ्रीक्वेंसी जीरो दिया, एक बार फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट दी है। खैर चलो, मैं अभी तो सिंपल ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो यहाँ जो इंडक्टर का करंट है और जो कैपेसिटर में करंट है और जो रेजिस्टेंस में करंट है वो तीनों सेम। सीरीज में तो करंट सेम ही होता है। तो भाई ये आएगा वी आर, ये आएगा वी ए, और ये आएगा वी सी। इनमें आपस में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का रहता है। तो जो भी अगर अगर लो फ्रीक्वेंसी है, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटर डोमिनेटिंग होता है, तो ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो अभी ऐसा आएगा वी आर, और ये वी माइनस वी एल आएगा। आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट है तो वी सी माइनस वी एल आएगा, और ये फाइव आएगा। और 10 पाई का फॉर्मूला एक्ससी मतलब एक्सएल बाय आर भी आता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो ये इंडक्टर तो छोटा सा ही है लो फ्रीक्वेंसी पे, कैपेसिटर बहुत ज्यादा है, ये आरसी सर्किट की तरह बिहेव करता है। और अगर फ्रीक्वेंसी सर्किट की तरह बिहेव करता है बस। और अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहाँ एक्सएल और एक्ससी बराबर रहते हैं तब तो सर्किट में प्योर आर बच जाता है। तब फाइव जीरो रहता है, पावर फैक्टर वन रहता है, कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहते हैं, फाइव को पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहते हैं। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, और सोने सर्किट में करंट मैक्सिमम जाता है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। जब एक्सएल और एक्सटी बराबर होते हैं इसे रेजोनेंस कहते हैं। इस एक ही सर्किट में अगर फ्रीक्वेंसी के साथ रेट का ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनता है। यहाँ पे आरसी होता है, यहाँ पे एलआर होता है, और यहाँ पे प्योर आर होता है। और अगर करंट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, अगर करंट का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा, ये रेजोनेंस होगा। इससे यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू हो रही है। पहले तो जरा मैं वो क्यू फैक्टर पढ़ा दूँ, जरा वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर पढ़ा दूँ, यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज सप्लाई। और रेजोनेंस पे तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज तो बराबर होती है। अगर यहाँ एक V2 जोड़ा हो और यहाँ एक V3 जोड़ा हो और यहाँ एक V4 जोड़ा हो, तो आपको पता है कि V2 और V3 की रीडिंग इक्वल आएगी, पर V4 की रीडिंग जीरो आएगी, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का रिजल्टेंट वोल्टेज तो जीरो आता है ना।
तो जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो खाली पूरी तरह रेजिस्टेंस पे गिरता है। तो क्यू फैक्टर जो होता है वो वीएल बाय आई आर सप्लाई वोल्टेज, तो वो ओमेगा एन बाय ये क्यू फैक्टर तीन, एक तो वोल्टेज मैग्निफिकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी फैक्टर इसी को भी कहते हैं ना। हाँ हाँ, ये भी क्यू फैक्टर है। और रेजोनेंस की शार्पनेस पे मैंने बहुत सवाल दिए हैं पेपर में, वो भी क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। उसके फॉर्मूले अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले तो इम्पोर्टेंट है ही। रेजोनेंस जो है इसको बोलते हैं फ्लैट रेजोनेंस और इसको बोलते हैं शार्प रेजोनेंस। यहाँ पे सर्किट में आर ज्यादा है, यहाँ प्रोबेबली आर कम है, तो रेजोनेंस पे करंट का पीक एकदम काफी ऊपर चला गया। एक फ्लैट रेजोनेंस है, डैम्पिंग ज्यादा है। अच्छा, और ये जो शार्प रेजोनेंस है ना, यही डिजायरेबल, हाई क्वालिटी फैक्टर डिजायरेबल। ऐसे लिखो कि दैट सर्किट इज बेस्ट इन विच क्यू फैक्टर इज मैक्सिमम। बोलेगा कौन सा सर्किट सबसे अच्छा है, तो कैलकुलेट करना चारों ऑप्शन का क्यू, जिसका भी क्यू ज्यादा आ जाए। इट्स सिलेक्टिविटी इज हाई, बहुत कम फ्रीक्वेंसीज को सिलेक्ट करके उनको एम्पलीफाई कर रहा है। हाईली सिलेक्टिव है, हर किसी को नहीं ले लिया उसने। ये जो नैरो था, कुछ खास फ्रीक्वेंसी के लिए ही इसने पीक आने दिया। आप हाईली सिलेक्टिव है, हर किसी से बात नहीं करता। हाई पावर फ्रीक्वेंसी इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का ये है कि इसका पावर इसका आधा हो, रेजोनेंस में जो पावर था ना, बस उसका आधा हो। तो पावर आधा हो जाए, पावर स्क्वायर आधा हो जाए, यानी आई वन बाय रूट टू टाइम्स हो जाए, तो जेड जो है वो आर रूट टू हो जाए। जिस फ्रीक्वेंसी पे जेड आर रूट टू टाइम्स हो जाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और बात है ये, जेड टाइम्स होता है। और बहुत सारी निकाल सकते हैं यहाँ से, वन बाय रूट टू आर बाय जेड, तो 45 डिग्री पे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आती है। आई इसको हम ऐसा पढ़ाते हैं, ये ये- और इस से टू डेल्टा ओमेगा का है। मैं इसको डेल्टा ओमेगा कहता हूँ और इसका नाम है बैंडविड्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है, उसको मैं बैंडविड्थ कहता हूँ। यानी ये इतनी बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसीज को ये मानते हैं करीब करीब इसने सिलेक्ट कर। और ये जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला बहुत सही कर रहे हैं भाई, एल बाय आर का डायमेंशन टाइम पीरियड का होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला फिर आर बाय एल टाइप होना चाहिए। तो एक तो तुम निकालना बैंडविड्थ, 2021 में इसका न्यूमेरिकल आया है आर बाय एल से। और एक तुम निकालना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वन बाय रूट एल सी से। तो जो लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है ना, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है ना, लोअर लोअर वाली हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, वो ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा है, बाय टू है। ये है ना, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये। इस पे 2021 में बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल आया है, एक ही ऑप्शन मैच करता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। ये जमाने के लेटेस्ट फैशन के क्वेश्चन है आजकल, ये फैशन में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, इसका फैक्टर ज्यादा है तब शार्प होता है। बैंडविड्थ वाली बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यू फैक्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटा न्यूमेरिकल आता है। क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें छोटा न्यूमेरिकल आता है। फिर इंपॉर्टेंट बात है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एसी करंट की। तो ये फाइव है था, ये cos फाइव है और ये फाइव साइन फाइव, इसको मैं बोलता हूँ वॉटलेस है। और ये ध्यान दीजिए, अच्छा आरएमएस की लेना, अगर वो कहता है वॉटलेस कंपोनेंट द करंट निकालो, तो आप आई साइन फाई निकालोगे, पर आपको आई आई आरएमएस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना।
ये जो करंट होता है ये पावर खाता है, ये पावर नहीं खाता है। इसलिए पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज टू फेज करंट, जो कल के पेपर में वोल्टेज टू फेज करंट, भाई करंट का वह कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज है। ये सब आरएमएस के होते हैं। डी जो है वो एक्चुअली डी आरएमएस, चाहे भी आरएमएस बोलो चाहे भी एमएस बोलो, ये एक ही है। और ये डी आरएमएस आई आरएमएस और कॉस फाई, इसलिए डी मैक्स बाय रूट टू इंटू आई मैक्स बाय रूट टू कॉस फाई। बस पावर का फॉर्मूला। एसी सर्किट में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसी सर्किट में यद्यपि एल भी है, एक्सएल भी है, एक्ससी भी है, और इनके होने से सर्किट का जेड भी है। एक्सएल और एक्ससी के होने से सर्किट के करंट पे तो फर्क पड़ता है, पर पावर खाली प्योर रेजिस्टेंस ही खाता है। कंप्लीट सर्किट में, पूरे सर्किट में पावर का ये फॉर्मूला आता है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस का पावर नहीं, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कोई पावर नहीं खाते। एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर इन वन फुल साइकिल इज जीरो। अगर इंडक्टर में पावर की वेवफॉर्म बनाऊंगा तो ऐसी आती है, कैपेसिटर में पावर की वेवफॉर्म बनाऊंगा तो ऐसी आती है। तो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर पूरी साइकिल में कोई, उनका एवरेज पावर जीरो होता है, यानी पावर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस खाता है। तो जो रेजिस्टेंस का पावर है वही पावर सप्लाइड भी है, वही टोटल पावर भी। हाँ, हमारे पास सभी का डी बाई जेड स्क्वायर इनटू आर। और कई तरीके हो सकते हैं, अभी आई कॉस फाई, आई को डी बाई जेड इनटू, और फिर कॉस फाई को आर बाई जेड। कई तरीके से ये सवाल भी आता है और फॉर्मूला भी आता है। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सवाल पावर का आता है तो ये आता है कि भाई एक वोल्टेज है 100 sin 3 140, और एक करंट जा रहा है 5 cos 3 140। अब फिर इसका पावर बता, एक साइन है और एक कॉस, इनमें तो एंगल 90 है ना। कॉस वाला फंक्शन साइन वाले फंक्शन से ऑलरेडी 90 डिग्री आगे है ना, अगर एंगल 90 है तो पावर जीरो। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि एसी में जो पावर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। एसी में पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है। प्योर इंडक्टर का पावर जीरो होता है, प्योर कैपेसिटर का पावर जीरो होता है, और इन जनरल पावर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। और फिर मैं आपको जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर्स, मेरे ख्याल से तो और एसी में कुछ बचा नहीं है, अगर बचा है तो आप बताइए। और इस कॉमन कोर है, जहाँ टर्न ज्यादा हुआ वोल्टेज ज्यादा होगा। ट्रांसफार्मर की पूरी जिंदगानी, इतने भी आप ट्रांसफार्मर की फिल्म बना सकते हैं। जहाँ करंट ज्यादा है वोल्टेज ज्यादा हुआ, करंट का डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एन एफ बाई एन टी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एल। ये सब आइडियल ट्रांसफार्मर में है, जहाँ लॉसेस नहीं होते। अगर ट्रांसफार्मर में दो चीजें हम सेम मानते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम पावर सेम मानते हैं, और खैर आइडियल नहीं भी है तो फ्रीक्वेंसी तो हम सेम मानते हैं। यहाँ भी यदि 50 हर्ट्ज है तो वहां भी 50 हर्ट्ज ही होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ट्रांसफार्मर डीसी पे कभी काम नहीं करता। डीसी दे दोगे तो करंट चेंज ही नहीं हो रहा, एसी पे ही काम करता है। ये एसी को ये एसी में बदलता है, ये एसी को डीसी में नहीं बदलता। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, ये लो करंट को हाई करंट में बदलता है। जब हम वोल्टेज हाई कर देते हैं तो स्टेप स्टेप अप कहते हैं, जब वोल्टेज लो कर देते हैं तो स्टेप डाउन कहते हैं। ट्रांसफार्मर में एक तो फ्लक्स लीकेज लॉस होता है, क्योंकि प्राइमरी की सारी फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुंच रही। इसमें कोई वाइंडिंग, इसमें कोई मैकेनिकल लॉस तो होता नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आ जाए तो एफिशिएंसी 80% के ऊपर जो भी हो, या जो भी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, शायद 90% के ऊपर जो भी हो, या सॉल्व करना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट फ्रॉम वीटी आई। एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इस ट्रांसफार्मर में तो कोर है तो एक कोर में लॉस होगा, कोर आयरन लॉस कहते हैं उसको, क्योंकि कोर आयरन का बना होता है। एक वाइंडिंग में लॉस होगा, क्योंकि वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, उसे कॉपर लॉस कहते हैं। कोर में लॉस को कम करना हो तो आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस भी कम करना है, एडी करंट लॉस भी कम करना है। एडी करंट करना है तो लेमिनेट कर दो, और हिस्टैरिसीस लॉस कम करना है तो ऐसा मटेरियल लो कोर का जिसका बीएच लूप नैरो, तो आप करंट आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि ट्रांसफार्मर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ एसी।
एसी की हम बिजली पैदा करते हैं कहीं और यूज करते हैं हमारे घर में। बिजली आती है हमारे घर में, अपना काम करती है और पूरा वापस वहीं चली जाती है जहाँ से आएगी। एक पूरा वो कंडक्टर होता है, पूरा रिटर्न कंडक्टर होता है। खैर, बिजली भेजने के पहले स्टेप अप करते हैं। रास्ते पर वोल्टेज हाई रहता है ताकि करंट काम रहे। वोल्टेज हाई रहता है, खेतों में आप देखते हैं मुंडा बना हुआ खतरा, बोलते हैं 400 केवी। 400 वोल्ट है, 400 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, किलो वोल्ट। रास्ते जब जब बिजली पैदा करते हैं तो वोल्टेज हाई कर देते हैं, उससे करंट लो हो जाता है। तो रास्ते भर आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है, तो वेस्टेज कम होती है। यानी ट्रांसफार्मर की वजह से इकोनॉमी और एसी के ट्रांसमिशन सस्ता हो जाता है, लॉस कम हो गया। हम यूज करने के पहले सब स्टेशन में स्टेप डाउन कर लेते हैं वोल्टेज को, और हमारे घर में तो खाली 220 वोल्ट ही आता है। वहाँ स्टेप अप होता है और यहाँ स्टेप डाउन होता है, और कारण है इससे इकोनॉमी बढ़ जाती है, लॉस कम होता है। हाई वोल्टेज पे बिजली भेजी जाती है, ऐसा कुछ याद कर लेना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लास्ट में आपको थ्योरी की बात बताई है। इस तरह से मेरे हिसाब से ये सर खत्म होते हैं। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन हमारे सिलेबस में है नहीं। ध्यान से सुनना, 1 मिनट और लूंगा। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर देते हैं, बैटरी से, और फिर बैटरी हटा देते हैं, और उस कैपेसिटर के अक्रॉस इंडक्टर जोड़ते हैं। तो भाई ये एसी वाले फॉर्मूले तो लग ही नहीं सकते, इसमें एक्सल और एक्सी तो आ ही नहीं सकता, इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भाई बैटरी से चार्ज किया कैपेसिटर को, इसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, इसमें रेजो अगर एलसी ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं ना, वैसे वो सिलेबस में बचा नहीं। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देना। हाफ एनर्जी, हाफ इसको तो हाफ एनर्जी स्क्वायर प्लस हाफ सी स्क्वायर बाद में। इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी प्लस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है, ऐसा सर्किट में करंट बहता है। बस एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी अगर एलसी ऑसिलेशंस की बात करें तो कभी ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC मत लगा देना, क्योंकि ये रेजोनेंस का तो केस ही नहीं है। रेजोनेंस का केस तो एसी में आता है, ये तो डीसी से जोड़ रहे हो, डीसी भेज रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाना बस। कि हर कभी बोलेगा इंडक्टर में जब करंट मैक्सिमम है तो कितना है। जब इंडक्टर में करंट मैक्सिमम है तो उस समय कैपेसिटर पे वोल्टेज 0 है, कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है। खैर, क्यों ही और बात करें, सवाल ना तो पहले जब ये सिलेबस में था तब भी नहीं आया, एक आध बार आया है, और अब तो मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं। एलसी ऑसिलेशन शायद सिलेबस में नहीं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक चीज हम ये बताते हैं कि एडी तब पैदा होता है जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रही होती है। फील्ड के रिवर्सल से, फ्लक्स के रिवर्सल से एडी करंट पैदा होता है। और कोई पूछे मैग्नेटाइजेशन के रिवर्सल से, तो फिर हिस्टैरिसीस लॉस पैदा होता है। मैग्नेटाइजेशन से कभी ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, और फिर बाद में ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो इसमें रिफ्लेक्टिविटी के बराबर लॉस बार बार हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन के रिवर्सल से जो लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के रिवर्सल से जो से एडी करंट पैदा होता है। ये लैंग्वेजेस को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कोई और आपको डाउट हो तो आप मुझे बताइए, कॉल करिए। थोड़ा इस महीने में आपके लिए फोन पे अवेलेबल हूँ प्रति, है ना, ट्राई करके देखिए अब दोबारा। पहले तो मैंने आपको हताश कर दिया था, आपने